हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर फैसल अहमद खान और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। अब हमको याद रखना है कि जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है मेनली टेबल से पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हम जानते हैं कि हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड, हमारे माइंड में एक तरह का क्वेश्चन आता है, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स? तो हम देखते हैं तरह तरह के जीव हमारे बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, तो क्या ये सब एक सेम केमिकल से मिलकर बने होते हैं? दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और ये केमिकल्स क्या है? एलिमेंट्स है, कंपाउंड है। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंट एनालिसिस परफॉर्म। अब जो है तो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। नाउ हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। इफ यू परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, several others and their respective content per unit mass of a living tissue। हम अगर एनालिसिस परफॉर्म करें प्लांट टिश्यू का, एनिमल टिश्यू का, माइक्रोबियल पेस्ट का, तो हम पाएंगे कि हमको एक एलिमेंट की लिस्ट समझ में आती है। कॉमन लिस्ट एलिमेंट्स की मिलती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर कंपाउंड, जो है कि सभी तरह के जीवों में पाए जाएंगे। If the same analysis is performed on a piece of earth crust as an example of known living matter, we obtain a similar list। अगर हमने अभी क्या किया, पहले तो जो लिविंग टिश्यूज थे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनके टिश्यू में हमने जो है तो एनालिसिस किया केमिकल का, तो हमने पाया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब पाए जा रहे। अब सेम एनालिसिस केमिकल का हमने किया नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में। तो एग्जांपल इसमें दिया है अर्थ क्रस्ट। हमने जो है तो एक अर्थ क्रस्ट का टुकड़ा लिया, उसमें केमिकल एनालिसिस किया, तो हमने पाया कि उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे ही पाए जाते हैं जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट? अब इनमें डिफरेंस क्या है? इन एब्सोल्यूट टर्म, नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। All the elements present in sample of earth crust are also present in sample of living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust। तो हम पाएंगे कि कोई भी डिफरेंस इसमें हमको नजर नहीं आता है। जो लिस्ट हमको अर्थ क्रस्ट में केमिकल एनालिसिस में मिली है, वही हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनालिसिस में भी मिले। हाँ, हम ये पाएंगे कि कार्बन हाइड्रोजन जो है तो लिविंग में ज्यादा है और अर्थ क्रस्ट में कार्बन हाइड्रोजन कम होता है। वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट, एनसीईआरटी का पॉइंट है। एज इट इज लाइन बाय लाइन पूछा जा सकता है। उसके बाद में है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस कैसे करेंगे? वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ डज ऑन गो अबाउट finding the answer? To get an answer on has to perform a chemical analysis। We can take any living tissue। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया है, जो कि हम ऐसे समझते हैं डायरेक्टली। हमने क्या किया कि हमने कोई भी वेजिटेबल का एक पीस लिया या लिवर का पीस लिया, कोई भी एनिमल का लिवर है उसका पीस लिया या वेजिटेबल का पीस लिया, और हमने क्या किया, इसको ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड को मोटल पेस्टल में डालकर उसको अच्छे से चूरा कर दिया। मोटल पेस्टल बोले तो अपन जो जो पहले के जमाने में ओखली यूज करते थे ना मेडिसिन को पीसने के लिए, या कोई भी घर के मसाले पीसने के लिए, उसमें हमने क्या किया, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में वेजिटेबल का पीस या एक लिवर का पीस लिया, उसको अच्छे से मसल लिया। तो हमने क्या पाया, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। हमने एक पेस्ट जैसा कुछ निकला हमको, मतलब एक सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं उसको। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस स्ट्रॉ थ्रू अ चीज क्लॉथ, हमने क्या किया, उसको फिर छान लिया। तो जो छान लिया ना, उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, या बोलेंगे एसिड सोल्यूबल पूल। मतलब जो छान के नीचे चला गया उसको बोलेंगे फिर, ठीक है, जो फिल्टर होके चला गया उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल। और जो सेकंड जो बचा हुआ है उसको बोलेंगे रिटेंटेड या एसिड इनसॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, है ना। तो उसके बाद यह साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सोल्यूबल पूल। साइंटिस्ट ने जो एसिड सोल्यूबल पूल है, जो कि छन के नीचे चला गया, उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड ढूंढ निकाले।
In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say that one extract the compound, then subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound. ये पैराग्राफ हमारे काम का नहीं है, उसके बाद में देखो नीचे दिया हुआ है, all the carbon compound that we get from living tissue can call the biomolecules. All the carbon compound जो हमको लिविंग टिश्यू में से प्राप्त हुए उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे ना तभी हमने पढ़ लिया था. हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम. और इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं. वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पे एक और जो है तो प्रैक्टिकल दिया हुआ है, उसमें क्या है, वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिवर ऑफ लिविंग टिश्यू से लीफ और लिवर सेल. हमने क्या किया, कोई भी स्मॉल अमाउंट की या तो पत्तियां ली या फिर लिवर सेल लिया, उसके बाद हमने उसको क्या किया, उसको सुखा लिया. ऑल द वाटर एवोपरेट्स, उसका क्या हुआ, पूरा पानी उड़ गया. अब जो रिमेनिंग मटेरियल बचा है उसको क्या बोलेंगे, ड्राई वेट. ठीक है, वो सूख गया. अब उसको क्या आएंगे, फुली बर्न कर देंगे, मतलब पूरा जला देंगे. ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म. अब जलाने के बाद क्या होगा, जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उड़ जाएगा हवा में, और वाटर वेपर भी उड़ जाएंगे. अब जो बचा हुआ पार्ट बचा, रिमेनिंग पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, ऐश बोलेंगे. दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा. जो ऐश बचा है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम. ठीक है, और अभी हमने जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन देखा था उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट और फॉस्फेट भी पाए जाते हैं, वेरी वेरी आईएमपी. उसके बाद क्या बोल रहा है, दियर फॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन एटसेट्रा. तो हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया तो हमने पाया कि हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एटसेट्रा ये सब पाए जाते हैं. व्हाइल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव एन आइडिया ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो हमने जब कंपाउंड का एनालिसिस किया तो हमने आइडिया लगाया कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं. टेबल 9.2 में दिया हुआ है, पढ़ते हैं अपन. प्रेजेंट लिविंग टिश्यू, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड एटसेट्रा. हम जब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है. लेकिन अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी शुड क्लासिफाई इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड बेसेस, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, फैटी एसिड एटसेट्रा. लेकिन जब इनको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम पाएंगे कि अमीनो एसिड्स है कंपाउंड, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस है, फैटी एसिड्स है. ठीक है, अब दोनों टेबल देखते हैं अपन, 9.1 और 9.2. देखो हमने देखा था ना कि एलिमेंट जो है तो परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी. जो ह्यूमन बॉडी है और अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज वेट है इन एलिमेंट्स का, वो दिया हुआ है कि किसमें कितना होता है. तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर, ये जो है तो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है और अर्थ क्रस्ट में कम है. लेकिन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये जो है तो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है और ह्यूमन बॉडी में कम है, वेरी वेरी आईएमपी. अब जो इसके दिया हुआ है ना, इसके जो आंकड़े दिए हुए हैं वे वेरी आईएमपी है, इसको याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इसके बाद अपन देखते हैं टेबल 9.2, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं, तो हम जानते हैं सोडियम होता है, उसको Na+ से दर्शाया जाता है. पोटेशियम है K+, कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg2+, वाटर H2O, कंपाउंड NaCl, CaCO3, फॉस्फेट दिया है और सल्फेट दिया है. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूटेड ऑन द सेम कार्बन. तो अमीनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि एक ही सेम कार्बन पर एसिडिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के मिलने से बनते हैं. द अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स. दैट इज द अल्फा कार्बन, जो कि अल्फा कार्बन होता है, इसलिए उसको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं. दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन. ये जो है तो मिथेन का सब्स्टिट्यूशन होता है. हम मिथेन का फार्मूला जानते हैं केमिस्ट्री से कि CH4 होता है. ठीक है, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 है. तो चारों हाइड्रो जो है तो उनको हटाया जा सकता है, उसको चेंज किया जाता है कि सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड मिथेन होते हैं क्या, अमीनो एसिड्स. देयर आर 4 substituent groups occupies the 4 valency position. These are hydrogen, carboxyl group, amino group,
and a variable group designated as R group। तो अपन देखते हैं, देखो ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है, ये कार्बन है, उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ा है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप और एक आर ग्रुप जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये आर जिस जिससे चेंज होता जाएगा अमाइनो एसिड की नेचर चेंज होती जाएगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स। आर ग्रुप के नेचर के अनुसार कई तरह के अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। हाउएवर दोज व्हिच अकर इन प्रोटीन, लेकिन जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स कुड बी, इन जो प्रोटीन में अमाइनो एसिड 20 प्रकार के पाए जाते हैं उनमें आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, तो अगर आर ग्रुप भी हाइड्रोजन हुआ तो उसको बोलेंगे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड होगा। अगर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप हुआ, मिथाइल लग गया आर की जगह, तो उसको एलेनिन अमाइनो एसिड बोलेंगे, एलेनिन बोलेंगे। हाइड्रोक्सिल मिथाइल लग गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल लग गया तो उसको सेरीन बोलेंगे, एटसेट्रा इसी तरह से। 3 ऑफ द 20 आर शोन इन द फिगर 9.1। 9.1 में जो है तो इन 20 में से 3 बता दिया गया है। देखते हैं हम कहाँ है 9.1। देखो ये इसके बारे में बोला है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड दिए हुए हैं यहाँ पे, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये जहाँ पे H लग गया ना, एक सब्स्टिट्यूशन, देखो ये कार्बन है, कार्बन में एक हाइड्रोजन जोड़ा हुआ ही है, कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ा हुआ ही है, एक अमाइनो ग्रुप जोड़ा हुआ ही है, लेकिन जो R था वहाँ पे एक H लग गया तो ये हो गया ग्लाइसिन। अब ये R की जगह CH3 लग गया तो हो गया एलिनिन। अब ये R की जगह CH2H लग गया तो ये हो गया सेरिन, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसके लिए वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है, याद रखना बेटा इसको। उसके बाद में दिया है the chemical and physical properties of amino acids are essentially of amino carboxyl and R functional group। अब जो है तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड की होती है, वो अमाइनो कार्बोक्सिल और आर फंक्शनल ग्रुप के कारण होती है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अब किसी अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हैं और अमाइनो ग्रुप कितने हैं, इसकी बुनियाद पे जो है तो अमाइनो एसिड बेसिक है या एसिडिक है, उसका इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। अगर एसिडिक है, एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। बेसिक है तो एग्जाम्पल लाइसिन है। न्यूट्रल है तो एग्जाम्पल वेलिन है। ये तीनों एग्जाम्पल वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखना है। एसिडिक का एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, अब इसमें भी एसिड है तो एसिडिक का एग्जाम्पल है तो ये तो याद रहेगा। बेसिक और न्यूट्रल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बेसिक लाइसिन है और वेलिन न्यूट्रल है, याद रखना। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब वेरी वेरी आईएमपी, एरोमेटिक अमाइनो एसिड की 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए और तीनों पूछे जाते हैं। टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये तीनों क्या है तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। और उसके बाद में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दी हुई है अमाइनो एसिड की, दैट इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के आयोनाइजेबल नेचर बताया गया है। हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन पर अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है, इसको ज्विटर आयन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि देखो ए में क्या दिया हुआ है, NH2CH CaOH आता है लेकिन NH3 प्लस है, यानी इसकी एक वैलेंसी एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है। अब जो बी है वो ज्यूटाइनल फॉर्म है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, ठीक है। इसको याद रखना, बी वाला जो है तो ज्यूटाइनल फॉर्म है। और जो सी है उसमें एक वैलेंसी खाली है, इसका जो एच है चला गया कार्बोक्सिल ग्रुप का, ठीक है। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड जो है तो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लिपिड जो है तो वाटर में घुलते नहीं है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड एज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। तो बोला गया है लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, लिपिड जो है तो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स, ये सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं। फैटी एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। जो फैटी एसिड होता है उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो आर ग्रुप से अटैच होता है। तो आर ग्रुप क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है या इथाइल हो सकता है या हायर नंबर ऑफ CH2 हो सकता है, जिसमें 1 से 19 कार्बन तक के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है, वेरी 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 आईएमपी पामेटिक एसिड है 16 कार्बन, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, याद रखना इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन अगर देखा जाए तो 16 कार्बन है, ठीक है। और आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिल कार्बन को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद में दिया है फैटी एसिड्स शुड बी कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है।
उसके बाद में दिया है अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल है वो एक सिंपल लिपिड है। उसमें क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, ठीक है, मतलब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं प्रोपेन के अंदर। उसके कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों पाए जाते हैं। अब ये हो सकते हैं मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड्स हो सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। उनकी जो है तो मेल्टिंग पॉइंट और लो उनके मेल्टिंग पॉइंट की बुनियाद पर जो है तो उनको ऑयल या फैट कहा जाता है। यानी अपन जो ऑयल और फैट देखते हैं ना, ये मोनो डाई और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। देखो, देखो ये जो है तो ट्राइग्लिसराइड दिया हुआ है, ठीक है। नीचे ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ये फैट एंड ऑयल को बताया हुआ है, लिपिड क्या है फैट क्या है ऐसा। देखो उसके बाद क्या दिया है, फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेसिथिन का एग्जांपल है, देखते हैं अपन ऊपर इसको। देखो some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compound in them. These are phospholipids. They are found in cell membrane. Lecithin is one example. जो phospholipid होते हैं वो अपन ने देखे अभी, उसका एग्जांपल lecithin है। Some tissue, especially the neutral tissue, have lipid with more complex structure. Living organisms have a number of carbon compound in which heterocyclic rings can be found. Living organism में बहुत से कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक रिंग भी पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस। इनमें से कुछ जो है तो नाइट्रोजन बेसिस है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, थायमिन है, ठीक है। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू ए शुगर। अब ये जब नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और जब इसमें फास्फेट आके जुड़ जाएगा इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब ये इससे मिलकर क्या बनेगा, एक न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, ठीक है। इसमें बना के बताया हुआ है, शुगर जब नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है तो उसमें दिया हुआ है एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरेडिन, साइटिडिन एंड दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स। अब उसमें क्या जुड़ा, उसमें फास्फेट जुड़ गया तो ये क्या बनेगा, एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए, आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो सब जो मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। अब जो डीएनए आरएनए है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, जो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और शुगर, जो न्यूक्लियोसाइड है उससे मिलकर बना था, जो न्यूक्लियोसाइड था शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना था। तो अपन स्टार्टिंग से देखते हैं, पहले हमने क्या किया, नाइट्रोजन बेस और शुगर को मिलाया जिससे बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब उसमें हमने फास्फेट जोड़ दिया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया, ये बन गया न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए है, ठीक है। अब उसके बाद में ये सारी चीजें हैं तो स्ट्रक्चर एज इट इज याद रख लेते हैं हम, शुगर का कैसा होता है, और अमाइनो एसिड का अपन ने पढ़ लिया था अभी। उसके बाद में फिर नीचे दिया है पामिटिक एसिड दिया है, ग्लिसरॉल दिया है, ट्राइग्लिसराइड दिया है, लेसिथिन दिया है, कोलेस्ट्रॉल दिया है। और देखो ये अपन देखे थे ना, जो दो प्रकार से होते हैं ये नाइट्रोजन बेसिस, एक होता है प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स है वो डबल डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, उनको बोलते हैं प्यूरिन्स। वो जो सिंगल रिंग कंपाउंड है वो पायरिमिडीन है बेटा, वेरी वेरी आईएमपी याद रखना है ना। अब बच्चों को जो है तो कंफ्यूजन होता है कि प्यूरिन्स कौन से हैं और पायरिमिडिन्स कौन से हैं, तो कोई एक याद रख लो, जो कम वाले हैं वो याद रख लो। एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, इतना याद रख लो, बाकी जितने हैं वो सब पायरिमिडिन है, ठीक है, याद रखना, एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन्स है, ठीक है। और थायमिन हमने देखा था डीएनए में पाया जाता है, जो यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, वेरी वेरी आईएमपी, कई बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। The most exciting aspect of chemistry deals with the isolated thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and, if possible, synthesizing them. तो हमारे काम का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हम देखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट किसको बोल रहे हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट किसको बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं इन एनिमल टिश्यू में वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन द फिगर 9.1। दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फिगर 9.1 में जितने भी जो है तो कंपाउंड्स दिए हुए हैं वो सब प्राइमरी मेटाबोलाइट है। अपन देखते हैं फिगर 9.1 किधर गया। तो देखो बेटा ये है फिगर 9.1 एनसीईआरटी का। इसमें जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, और इनके अलावा जितने भी होंगे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे, जाहिर सी बात है। देखते हैं अपन इसको भी आगे। देखो however they when one analysis plant fungal and microbial cells
one would see thousands of compound other than these primary metabolites, that is alkaloids है, flavonoids है, rubber है, essential oils है, antibiotics है, colored pigments है, sands है, gums है, spices है. These are called secondary metabolites. ये सब क्या है? secondary metabolites है, टेबल 9.3 में दिए हुए. ठीक है बेटा, वेरी 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 आईएमपी टेबल है ये, क्योंकि इसमें से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाना निश्चित है. ठीक है, टेबल 9.3 इसमें जो है तो एज इट इज याद रख लेना, रट लेना इस टेबल को. ठीक है, पिगमेंट्स जो है तो क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स होते हैं. पिगमेंट्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन. अल्कलॉइड्स क्या है? मॉर्फिन एंड कोडीन जो है तो अल्कलॉइड्स है. टर्पिनॉइड्स क्या है? मोनोटर्पीन्स डाइटर्पीन्स, ये तो याद रहेगा. उसके बाद में एसेंशियल ऑयल क्या है? लेमन ग्रास ऑयल, ये भी याद रहेगा. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा. टॉक्सिन्स क्या है? एब्रिन एंड राइसिन टॉक्सिन्स है. लेक्टिन्स क्या है? कॉन्केवलिन ए लेक्टिन है. ड्रग्स क्या है? विनब्लास्टिन, सर्पुमिन एटसेट्रा, ये ड्रग्स है. ठीक है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या है? रबर, गम, सेलुलोस. ठीक है बेटा, वेरी वेरी आईएमपी, याद रख लेंगे हम. उसके बाद में है while primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process. जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके जो फंक्शन है वो आइडेंटिफाइबल है, उनके फंक्शन हमको मालूम है कौन सी चीज क्या करती है. इनके जो रोल्स है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या काम करते हैं हमको मालूम है. बट वी डू नॉट at the moment understand the role of the function of the all secondary metabolites. लेकिन अभी हम सारे secondary metabolites के function नहीं जानते in host organism, host के अंदर जाके वो क्या करते हैं. however many of them are useful to human welfare. लेकिन इसमें बहुत सारे जो है तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं, जैसे कि रबर्स है, ड्रग्स है, स्पाइसेस है, सेंट है, पिगमेंट्स है. सम मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस. इनमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस होता है. ठीक है, इन द लेटर चैप्टर्स एंड years यू विल लर्न मोर अबाउट दिस. जब हम आप आगे अभी आगे की स्टडी आप करेंगे तो इसके बारे में आप और जानकारी हासिल करेंगे. उसके बारे में आता है बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स. बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स क्या होता है हम देखते हैं. देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाइंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल. जो कि एसिड सोल्यूबल पूल यानी जो छन गया था ना नीचे, उसमें जो जो है तो कंपाउंड्स मिले थे उनमें नॉर्मल कॉमन उसमें क्या था? दे हैव मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स अप्रोक्सीमेटली. जो उनका मोलिकुलर वेट था वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में था. तो इनका क्या है? ये कॉमन फीचर था. ये ऑल जो जो है तो कंपाउंड्स जो निकले थे ना छन के, उनमें 80 से उनमें 18 से 800 डाल्टन उनका मोलिकुलर वेट था. उसके बाद में एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनमें जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन था जो ऊपर बच गया था, ठीक है, जो छना नहीं था, नीचे नहीं गया था, उसमें क्या था? प्रोटीन्स थे, न्यूक्लिक एसिड थे, पॉलीसेकेराइड्स थे और लिपिड्स थे. ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड तो ठीक है, ये लिपिड जो एक्सेप्शनल केस है. दिस classes of compound with the exception of lipid. जो लिपिड एक्सेप्शन है, ये मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबाउ. इनका जो मोलिकुलर वेट था वो 10,000 डाल्टन था या उससे ज्यादा था. इन तीनों का, लिपिड का नहीं था, याद रखना. फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल दैट इज केमिकल कंपाउंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स. इसलिए जो केमिकल कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो दो तरह के होते हैं. वन दोज विच हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन. ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है आर यूजुअली रिफर्ड टू एज अ माइक्रो मोलिक्यूल और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स. इनको माइक्रो मोलिक्यूल्स बोलते हैं या बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. व्हाइल दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. लेकिन जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ऊपर जो छने नहीं थे उनको बोलते हैं मैक्रो मोलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स. वेरी वेरी आईएमपी. The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances. इनमें जो ऊपर जो बचे थे ना वो polymeric substances थे, लिपिड के एक्सेप्शन से. Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन. लेकिन जो लिपिड था उसका तो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं था, फिर भी वो छना क्यों नहीं? कम अंडर एसिड insoluble fraction, that is macromolecular fraction. Lipids are indeed small molecule weight, जबकि उसका molecular weight तो कम था. तो ऐसा क्यों है? Compounds and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and also membrane. When we grind a tissue, we are disrupted the cell structure. Cell membrane and other membrane are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. तो क्या हुआ? हमने जब सेल को ब्रेक किया तो उसके जो लिपिड पार्ट था ना उसने अपने आप को वेसाइकल बना लिया. ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ?
जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं था, वाटर में घुल नहीं पाया, इसकी वजह से वो छना नहीं। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड insoluble pool and hence in the macromolecular fraction lipids are not strictly macromolecule। लिपिड जो होता है स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन वो क्योंकि छन नहीं पाया था, वाटर में घुल नहीं पाया था, इसलिए उसको insoluble फ्रैक्शन के साथ रखा गया है। The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। जो एसिड सोल्यूबल पूल था इसमें रफली हम देखें तो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन था, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल बिकम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और जो ऑर्गेनल्स है वो एसिड का इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बने, ठीक है। Together, they present the entire chemical composition of living tissue or organism. In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from the abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant chemical in living organism. Very IMP. Water is the most abundant केमिकल इन लिविंग सिस्टम। अगर लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोई केमिकल है वो वाटर होता है। देखो 9.4 टेबल में क्या दिया हुआ है। वाटर कितना है, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास, सेलुलर मास में 70 से 90% वाटर होता है हमारे, मतलब हमारी बॉडी में 70 से 90% क्या है, पानी है, वाटर है, क्योंकि हम सेल से बने हुए हैं। प्रोटीन कितना होता है, 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 3%। लिपिड्स ओनली 2%। न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%। और आयंस कितना होता है, ओनली एंड ओनली 1% आयंस होते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन जो है तो पॉलीपेप्टाइड्स है। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन द फिगर 9.3। यानी अमाइनो एसिड्स जो है तो उनकी लीनियर चेन जो होती है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटीन। देखो प्रोटीन के जो है तो 4 स्ट्रक्चर बताया गया है। पहले तो डायरेक्ट जो है तो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड, उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट होती है, ठीक है। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या आता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट आपस में जुड़ जाते हैं। ये हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब दो टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ गए, उसको बोले क्वाaternary स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं ना। मेन बात क्या है, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, यानी अमाइनो एसिड से ही मिलकर बना है। यानी सबसे छोटी इकाई प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज एलिनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एटसेट्रा। इसमें जो है तो 20 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। और इसमें क्या दिया है, प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर, यानी प्रोटीन अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता, एक ही प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर नहीं बना होता है। अ, अब जो अमीनो एसिड है वो भी हमारी बॉडी की बुनियाद पे देखा जाए तो दो प्रकार के हो गए। एक एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से क्रिएट कर सकती है, और एसेंशियल अमीनो एसिड जो है तो अपन बाहर से जो खाते हैं ना, उसमें जो अमीनो एसिड जाते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो इसमें देखो डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो डाइटरी प्रोटीन्स है, जो अपन प्रोटीन खाते हैं ना, तो उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं। Therefore, amino acid can be essential or non-essential, ठीक है, वही बात कही गई है। प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सम ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन जो है तो हमारे लिविंग सिस्टम में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो जो चैनल्स बने होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। और एक्रोस सेल मेम्ब्रेन की जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सम फाइट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो है तो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं। सम आर हार्मोन्स, हार्मोन, कुछ हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं। सम आर एंजाइम्स, एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ये भी वेरी वेरी आईएमपी टेबल है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करेंगे उसमें देख लेंगे, आप उससे भी देख सकते हैं। सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस। प्रोटीन क्या है, कोलेजन है। कोलेजन फंक्शन क्या होता है, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है कोलेजन। उसके बाद में ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है। और एंटीबॉडी क्या है, जो फाइट करता है इन्फेक्शियस एजेंट्स से, वो एंटीबॉडी कहलाता है। रिसेप्टर्स क्या है, सेंसरी रिसेप्शन, इसमें स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एटसेट्रा। उसके बाद में ग्लूट4 एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, उसको ग्लूट4 रिसेप्टर बोलते हैं। वेरी वेरी आईएमपी।
टेबल 9.5 देख लिया हमने। कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। जो अब ये यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि एनिमल वर्ल्ड में कौन सा प्रोटीन है वो मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन जो है, तो एनिमल वर्ल्ड में कौन सा है, तो इसका जवाब आएगा कोलेजन। लेकिन अगर पूछा जाए कि होल बायोस्फीयर में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हम लगाएंगे रूबिस्को। रूबिडोस बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज सबसे ज्यादा पाया जाता है बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी। तो यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है पॉलीसेकेराइड।